हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। मैं रामस्वरूप जाखड़ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी विषय और हिंदी विषय में देखेंगे एक व्याकरण का महत्वपूर्ण बिंदु और वह बिंदु है आपका वाच्य। तो देखिए, जो वाच्य बिंदु वो एक अहम अपनी भूमिका निभाता है कक्षा 10 में व्याकरण में। क्यों निभाता है? क्योंकि इसमें से 4 नंबर की, कितने नंबर की? 4 नंबर के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो वाच्य है उसमें हम सबसे पहले देखेंगे उसका अर्थ, फिर देखेंगे उसके प्रकार और किस प्रकार वह अपना अहम योगदान है वह एक वाक्य में अदा करता है, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ। तो देखिए, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या तरीका। ठीक है। तो देखिए, हिंदी विषय में वाच्य कितने होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हिंदी विषय में जो वाच्य है उसके प्रकार हैं 3। हिंदी विषय में जो वाक्य हैं उसके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है आपका कृत्रिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। आई बात समझ में? जो आपका हिंदी विषय है उसमें जो वाच्य हैं उसके प्रकार हैं 3। पहला है कृत्रिवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो देखिए, अब पढ़ेंगे हम इनको विस्तारित रूप से। कृत्रिवाच्य क्या है, भाववाच्य क्या है और आपका क्रमवाच्य क्या है। तो देखिए, इसमें पहला है आपका कृत्रिवाच्य। पहला वाच्य है कृत्रिवाच्य, जिस वाक्य में बोलने का बिंदु, जिस वाक्य में बोलने का बिंदु कर्ता हो वहां कृत्रिवाच्य होता है। अब हम देखेंगे कि बोलने का जो बिंदु है वो कर्ता कैसे होता है। देखिए, कृत्रिवाच्य में कर्ता को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है। जो कर्ता है आपका, उसको केंद्र में रख करके क्या किया जाता है? कथन किया जाता है। ठीक है। एक विशेष बात देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो आपका कृत्रिवाच्य है, जो आपका कृत्रिवाच्य है उसमें जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आती है। वह किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। जैसे कर्ता के लिंग के अनुसार क्या होगा? क्रिया का लिंग होगा। कर्ता के वचन के अनुसार क्या होगा? क्रिया का वचन होगा। और कर्ता के पुरुष के अनुसार क्या होगा? क्रिया का पुरुष होगा। तो देखिए, हम समझते हैं इनको उदाहरणों के माध्यम से। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। जैसे आपका उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब इस वाक्य में देखिए, राम कौन है? राम है कर्ता। राम कौन है? कर्ता। पुस्तक क्या है? इसमें पुस्तक है आपकी कर्म। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। तो देखिए, इसमें राम पुस्तक पढ़ता है। राम का लिंग क्या होगा? राम का लिंग होगा पुल्लिंग। जो राम है उसका लिंग है आपका पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, इसका लिंग है पुल्लिंग। वचन देखिए, पढ़ता है क्रिया का कर्ता अकेला राम है, इसलिए इसका वचन क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए, इसके अंदर कौन सा पुरुष होगा? आप सबको पता है कि जो पुरुष है वो कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा कौन सा होता है? मध्यम पुरुष और तीसरा कौन सा है आपका? अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह होता है जो बात कहता है, यानी कि कहने वाला स्वयं। वो कौन होता है आपका? उत्तम पुरुष होता है। जैसे कि उदाहरण आए आपके, मान लीजिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं? पुस्तक पढ़ता हूं। तो उसमें क्या होगा आपका?
क्रिया का कर्ता स्वयं है, क्रिया का कर्ता कौन है? स्वयं है, इसलिए मैं क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं न करके कोई दूसरा कर रहा हो, जैसे तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम विद्यालय जाते हो, तो देखिए वहां पर कौन सा हो जाता है आपका पुरुष? वहां आपका मध्यम पुरुष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि क्रिया का कर्ता क्या है? मैं न होकर के दूसरा है, लेकिन तीसरा एक पुरुष होता है, वो होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वह होता है जो कोई दूर या कोई अन्य क्रिया को क्या करता है? समाप्त या समाप्ति की ओर ले जाता है। जैसे कि यहाँ पर आया है आपका राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए हम देख रहे हैं इसमें वाच्य और राम कर्ता के अनुसार क्या होगा? जो आपकी क्रिया है उसका लिंग, उसका वचन और उसका पुरुष। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपके? एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। मोहन खाना खाता है। मोहन क्या करता है? खाना खाता है। तो इसमें मोहन कौन है? क्रिया खाता है का कर्ता, और इस मोहन के अनुसार क्या आया है? जो खाता है क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष है वह आया है। ठीक है, तो आपके बात समझ में आई कि जो आपका कर्तृवाच्य है उसमें प्रधान कौन होता है? कर्ता होता है। कर्ता के अनुसार ही जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और जो पुरुष है वह आता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे कर्मवाच्य। तो देखिए विद्यार्थियों, कर्म कारक से पहले हम एक बार जो वाच्य है आपका कर्तृवाच्य, उसके जो प्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जो कर्तृवाच्य है और उसमें जो वाक्य हैं उसके दो प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य में जो वाक्य आते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, तो हम उन दो प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहला है आपका क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी जब आपको अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा था। क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, अर्थात क्रिया का लिंग, वचन और किसके अनुसार होते हैं? कर्ता के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, जैसे सुनीता विद्यालय जाती है। सुनीता विद्यालय जाती है, तो इसमें सुनीता है क्रिया की कर्ता, विद्यालय है कर्म और जाती है वो है क्रिया। ठीक है, तो इसमें सुनीता है वह स्त्रीलिंग है, सुनीता है वह एक स्त्री है, इसलिए इसका लिंग क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसका वचन अर्थात क्रिया की कर्ता है वह सुनीता है और वह क्या है? एक है। वह कौन है? एक है, इसलिए जाती है जो क्रिया है वह भी किसमें आएगी? एक वचन में ही आएगी। ठीक है, आई बात समझ में आपकी कि इसका लिंग क्या हो गया? इसका लिंग क्या हो गया? स्त्रीलिंग। इसका वचन हो गया एक वचन। ठीक है, और इसका पुरुष है वह हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है क्रिया कर्म के अनुसार भूतकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यह कि क्रिया कर्म के अनुसार भूतकाल में सकर्म क्रिया होने पर कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगता है। क्या लगता है? ने कारक चिन्ह लगता है। ध्यान देने वाली यह बात है कि जो आपका कर्तृवाच्य है इसमें अकर्मक क्रिया के उदाहरण भी आते हैं और जो आपकी सकर्मक क्रिया है उसके उदाहरण भी आते हैं। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं के जो उदाहरण है वह इस उदाहरणों से संबंधित जो वाक्य है वह आते हैं। तो देखिए अकर्मक में तो सीधा सा पूछ लिया जाता है, और जो सकर्मक है उसमें क्या होता है? सकर्मक में आप सबको पता है कि कर्म है वह प्रधान होता है। जो कर्म है वह क्या होता है? प्रधान होता है, लेकिन उसमें कर्ता को प्रधान बनाने के लिए हम क्या कुछ करते हैं? तो देखिए क्रिया कर्म के अनुसार भूतकाल में सकर्मक होने पर भूतकाल में इसमें आएगी, कौन से काल में आएगी? भूतकाल में आएगी, और उसमें सकर्मक होने पर कर्ता के आगे, इसके आगे कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह लगता है। ने कारक चिन्ह है वह लगता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर, क्रिया कर्ता के अनुसार न आकर कर्म के अनुसार आती है।
किसके अनुसार आती है? कर्म के अनुसार आती है। ठीक है, जैसे अशोक ने आम खाया, अशोक ने क्या खाया? आम खाया। यहां पर बिल्कुल भी चिंतित होने वाली बात नहीं, आपको इस प्रकार के उदाहरण देकर के बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, असमंजस में नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि सीधी सी बात है वो यहाँ पर स्पष्ट हो गई है कि सदैव अगर इस प्रकार का सकर्मक क्रिया का उदाहरण आता है तो वह कौन से काल में होगा? वह भूतकाल में होगा, और कर्ता के तुरंत बाद ने जो कारक चिन्ह है वह लगा होता है। ठीक है, और उसमें कर्म है वह प्रधान होता है, लेकिन कर्म प्रधान होने के बावजूद ने विभक्ति लगने, ने कारक की जो विभक्ति है वह लगने के कारण हम क्या करते हैं? उसको कृतवाच्य का जो उदाहरण है वह करते हैं था मानते हैं। ठीक है, जैसे अशोक करता है खाया क्रिया का, अशोक खाया क्रिया का क्या है? करता है, लेकिन कर्ता के तुरंत बाद कौन सी विभक्ति लग गई? ने विभक्ति। कौन सी विभक्ति लग गई? ने विभक्ति लग गई। इसलिए यहाँ पर जो आम है वह तो क्या हो गया? गौण हो गया। आम है वह तो क्या हो गया? गौण हो गया, और जो कर्ता है वह क्या हो गया? यहाँ पर प्रधान हो गया, और कर्ता के लिंग वचन के अनुसार ही जो क्रिया है उसका लिंग वचन है वह आता है। तो यह क्या थे? यह थे आपके जो कृतवाच्य है उसके रूप, अर्थात कृतवाच्य का जो वाक्य है उसके कितने रूप या प्रकार होते हैं? उसके 2 प्रकार होते हैं, वह हमने समझे हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, तो परीक्षा में इस प्रकार के जो कृतवाच्य से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, और लगभग आपसे जो प्रश्न है वह जो दूसरा जो वाक्य का रूप है अर्थात ने विभक्ति वाला, उसी से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आप वाक्य का जो दूसरा रूप है कृतवाच्य का, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी भूल की तो यहाँ पर आपका 1 नंबर है आप खो देंगे, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम जो कृतवाच्य है उसको, सॉरी कर्मवाच्य। तो देखिए अगला है आपका वाच्य कर्मवाच्य। तो देखिए कर्मवाच्य की परिभाषा देखेंगे हम, या कर्मवाच्य में होता क्या है? जिस वाक्य में कहने का बिंदु कर्म होता है, जिस वाक्य में कहने का बिंदु क्या होता है? कर्म होता है, वहां कर्मवाच्य होता है। वहां कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। इससे पहले हमने देखा था कृतवाच्य में वहां पर कहने का बिंदु क्या था? आपका कर्ता था। यहाँ पर क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे, खाना लड़के द्वारा खाया जाता है, खाना लड़के द्वारा खाया जाता है। इसमें खाना क्या है आपका? इसमें खाना है आपका कर्म। खाना क्या है? इसमें आपका कर्म है। लड़का, लड़का क्या है? क्रिया का कर्ता। लड़का क्या है? आपका क्रिया का कर्ता है। द्वारा, द्वारा जो आपका करण कारक है, कौन सा कारक है आपका? करण कारक है, उसकी विभक्ति है। ठीक है, अर्थात कारक चिन्ह है। खाया जाता है अर्थात यह क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। तो देखिए इसमें जो कर्ता है, कर्ता के तुरंत बाद क्या आ गई? विभक्ति आ गई, अर्थात करण कारक की, इसलिए कर्ता क्या हो गया? गौण हो गया। कर्ता क्या हो गया? गौण हो गया। और जो आपका खाना है वह क्या हो गया? प्रधान हो गया। ठीक है, तो जो आपकी खाया जाता है अर्थात जो क्रिया है उसका लिंग, उसका वचन और उसका जो पुरुष है वह किसके अनुसार आएगा? वह कर्म के अनुसार ही आएगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है। पुस्तक लड़के द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसमें देखिए पुस्तक क्या है? आपका कर्म है। लड़का कौन है? आपका कर्ता है क्रिया का, और पढ़ी जाती है क्या हो गया? आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? वही आपकी पहले जो आया था करण कारक की विभक्ति था, कारक चिन्ह आ गया, इसलिए कर्ता क्या हो गया? गौण हो गया। और पुस्तक जो कर्म है उसके अनुसार ही जो, अर्थात पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आप देख सकते हैं पढ़ी जाती है जो क्रिया है उसका लिंग भी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, पुस्तक क्या है? एक वचन। पुस्तक क्या है? एक वचन है। तो पढ़ी जाती है जो क्रिया है उसका वचन भी क्या है? एक वचन ही है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसके
आगे देखेंगे कि जो क्रमवाच्य है उसको पहचानने के लिए महत्वपूर्ण दो वाक्य कौन से हैं? दो वाक्य। तो पहला इसमें वाक्य में क्रिया का कर्ता, वाक्य में क्रिया का कर्ता कर्ता कारक में न होकर, किसमें नहीं होगा? कर्ता कारक में न होकर करण कारक बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? करण कारक बन जाता है। अभी हमने उदाहरण के माध्यम से देखा था कि कर्ता कारक न बनकर क्या बन जाता है? करण कारक बन जाता है। तो वही बात यहाँ पर मैंने बताने का आपको प्रयास किया है कि वाक्य में कर्ता कारक न बनकर के क्या बन जाता है? करण कारक बन जाता है। ठीक है। और कर्ता के आगे करण कारक का कारक चिन्ह है। कर्ता के आगे क्या लग जाता है? करण कारक का कारक चिन्ह। जैसे कि लड़का ये करता है क्रिया का, तो इसके बाद में क्या लग गया? करण कारक की जो विभक्ति है अर्थात करण कारक है वह लग गया। तो देखिए करण कारक के चिन्ह कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इनको ध्यान में रखना है। पहला है से क्या है? जो करण कारक है उसका कारक चिन्ह है। या के द्वारा, या तो क्या आएगा आपके उदाहरणों में से विभक्ति आएगी कर्ता के तुरंत बाद, या क्या आएगी? के द्वारा। ठीक है। यह जो दोनों कारक चिन्ह है, विभक्तियां हैं, इनको आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। लग जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात है क्रिया कर्म के अनुसार आती है। क्रिया किसके अनुसार आती है? आपके कर्म के अनुसार ही आती है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मोहन के द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। तो इसमें मोहन कौन है? क्रिया का कर्ता। ये कौन है? क्रिया का कर्ता। पढ़ी गई क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है। और द्वारा क्या हो गया? ये कारक चिन्ह हो गया। और पुस्तक क्या है? आपकी कर्म कारक है। क्या है? आपका कर्म कारक है। ठीक है। तो आई बात समझ में आपकी कि जो कर्ता है उसके तुरंत बाद जो करण कारक है उसकी क्या आ जाती है? विभक्ति आ जाती है। इसलिए कर्म तो क्या आपका जो कर्ता है वो तो क्या हो गया? गौण हो गया। और प्रधान क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। कर्म के अनुसार ही जो क्रिया है उसके लिंग वचन है वह आते हैं। ठीक है। एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है कि क्रमवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने आपको जो जब पढ़ाया था कर्तृवाच्य, उसमें भी बताया था कि जो कर्तृवाच्य है उसमें सकर्मक क्रिया भी आती है और अकर्मक क्रिया भी आती है। लेकिन एकमात्र ऐसा वाच्य क्रमवाच्य जिसमें एक ही क्रिया आती है वो क्रिया कौन सी आपकी? वह है सकर्मक क्रिया। वह कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। अर्थात क्रमवाच्य में केवल मात्र सकर्मक क्रिया के ही उदाहरण आते हैं, अकर्मक के नहीं आते हैं। किसके नहीं आते हैं? अकर्मक के नहीं आते हैं। अकर्मक क्रिया तो कर्तृवाच्य में होती है। किसमें होती है? केवल मात्र कर्तृवाच्य में ही होती है। ठीक है। तो आपके जो क्रमवाच्य है आपका वह समझ में आया होगा। एक बार वापस आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा कि जो आपका क्रमवाच्य है इसमें प्रधान होता है या मूल जो बिंदु है या कहने का जो बिंदु है वह कौन होता है? आपका कर्म होता है। कर्म के अनुसार जो आपकी क्रिया है उसका लिंग वचन है वह आता है। अर्थात प्रधान कौन है? आपका कर्म है। ठीक है बच्चों। आगे हम देखेंगे आपका भाववाच्य। तो देखिए भाववाच्य है अगला अपना। भाववाच्य में जिस वाक्य में कहने का केंद्र बिंदु या विषय कर्ता और न कर्म बल्कि भाव विशेष होता है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों कि जिस वाक्य में कहने का केंद्र विषय न तो कर्ता होता है और न ही कर्म होता है। न तो क्या होता है? कर्ता होता है और न ही कर्म होता है, बल्कि भाव विशेष होता है। क्या होता है? भाव विशेष होता है। वहां भाववाच्य होता है। वहां क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो क्या समझ में आई आपकी बात कि जो आपका भाववाच्य है उसमें कर्ता और कर्म यह दोनों क्या होते हैं? आपके
गौण होते हैं। यह दोनों क्या होते हैं आपके गौण होते हैं। और जो आपका प्रधान है अर्थात श्रेष्ठ है, जिसके अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है, वह कौन होता है आपका भाव। आई बात समझ में आपकी। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता है। तो देखिए मुझ अर्थात यह क्या आ गई आपकी संज्ञा ना करके आपका सर्वनाम आ गया। से क्या है आपकी कारण, जो आपका करण कारक है। कौन सा कारक है? जो आपका करण कारक है उसका कारक चिन्ह है इसके लग गया है, जुड़ गया है। तो देखिए चला नहीं जाता अर्थात जो यह व्यक्ति विशेष है वह अपनी जो व्यवस्था है, जो अपनी व्यवस्था है उसको प्रकट करता हुआ कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता है। तो देखिए यहां पर आपने क्या समझा, यहां पर आपने क्या समझा कि ना ही तो इसमें क्या है कर्म, ना ही तो इसमें क्या है कर्म है, और ना ही यहां पर क्या है सकर्मक क्रिया है, बल्कि अकर्मक क्रिया है। और इसमें जो करता है वह क्या है गौण है, वह क्या है गौण है। अर्थात हम देखेंगे इसको अच्छी तरह से समझने के लिए जो भाववाच्य है उसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। अगर आपने भाववाच्य की पहचान करना अच्छी तरह से समझ लिया तो आप आसानी से जो भाववाच्य हैं उसको आप समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कर्ता करण कारक होता है, कर्ता करण कारक होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको जो करण कारक के चिन्ह है कौन कौन से हैं, से, के द्वारा, से के द्वारा। ठीक है, तो देखिए कर्ता करण कारक होता है। दूसरी इसमें बात है वाक्य में कर्म होता ही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जो आपका भाववाच्य का वाक्य है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है उसमें कर्म नहीं होता है। क्रिया सदैव, क्रिया सदैव किसकी होती है अकर्मक रूप की ही होती है। ठीक है, और देखिए इसमें तीसरी बात क्रिया हमेशा एक वचन में, सदैव जो आपकी क्रिया है वह किसमें आएगी सदैव एक वचन में आएगी। चाहे उसके अंदर आपके जो क्रिया को करने वाले हैं अर्थात करता है वो कितने ही क्यों ना हो, लेकिन जो आपकी क्रिया है वह सदैव किसमें आती है एक वचन में आती है। और चाहे क्रिया के कर्ता स्त्रीलिंग हो कुछ भी हो, लेकिन उसका लिंग सदैव किसमें आता है पुल्लिंग में ही होता है। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आई होगी। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता क्या है इसमें, यहाँ पर एक वचन है, आपकी क्रिया भी क्या है एक वचन है। और मुझसे जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे नेहा से दौड़ा नहीं जाता है, नेहा से दौड़ा नहीं जाता है। तो आपने देखा क्या देखा कि नेहा, नेहा कौन है, नेहा कौन है दौड़ा, अर्थात जो क्रिया है उसकी कर्ता है। कौन है क्रिया की कर्ता है, लेकिन नेहा के तुरंत बाद जो करण कारक है उसकी जो विभक्ति अर्थात चिन्ह है कारक चिन्ह है वह आ जाता है, इसलिए जो नेहा वो तो क्या हो गई गौण हो गई। ठीक है, और देखिए नेहा से दौड़ा नहीं जाता अर्थात जाता है जो क्रिया है, जाता है जो क्रिया है उसका लिंग और जो वचन है वह कर्ता के अनुसार नहीं है। किसके अनुसार नहीं आया है, कर्ता के अनुसार नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि क्रिया की जो कर्ता नेहा है वह क्या है स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पर तो आपने देखा क्या देखा कि जाता है अर्थात पुल्लिंग में जा रही है क्रिया, किसमें जा रही है पुल्लिंग में जा रही है, इसलिए यहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि किसके अनुसार होता है भाव के अनुसार होता है। ठीक है, तो आपने तीनों के तीनों जो आपके वाच्य हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और जो भाववाच्य हैं उनको अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। आगे हम देखेंगे कि भाई जो वाच्य है उसमें
4 प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो क्या 4 प्रश्न है वो इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं? बिल्कुल इनके आधार पर ही पूछे जाते हैं। इन तीनों के तीनों जो वाच्य है आपका कर्तृवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है, लेकिन इसके साथ में कुछ और जुड़ जाता है और वह है आपका वाच्य परिवर्तन। क्या है, क्या जुड़ गया उसमें? वाच्य परिवर्तन जुड़ गया कि आपसे एक प्रश्न है वो पूछ लिया गया, एक वाक्य देख करके कि यह वाक्य है वह किसका है, तो आपने उसमें बता दिया। जैसे कि यहाँ पर मुझसे चला नहीं जाता, यहाँ आपने वाक्य देखा कि भाई इसके अंदर जो करता है उसके अनुसार क्रिया का लिंग वचन परिवर्तित तो नहीं हो रहा है। आपने देखा कि यहाँ पर से करण कारक का जो कारक चिन्ह है वह भी जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी प्रकार का इसमें कर्म नहीं है, किसी प्रकार का इसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है। तो आपने तुरंत पता लगा लिया कि यह कौन से वाच्य का उदाहरण है, यह आपके भाववाच्य का क्या है, उदाहरण है। तो एक प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ लिया गया, एक प्रश्न है वह आपसे पूछ लिया गया कि इसको क्या कीजिए, वाच्य परिवर्तन कीजिए। अर्थात आपको दे दिया गया कि मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य दे दिया, इसको आपको बदलने के लिए कह दिया कि इसको कर्तृवाच्य में बदलिए। किसमें बदलिए? कर्तृवाच्य में बदलिए। ठीक है, तो हम उनको आगे विस्तारित रूप से देखेंगे कि किस प्रकार हम क्या करेंगे, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलेंगे और जो क्रमवाच्य है उसको कर्तृवाच्य में तथा कर्तृवाच्य को क्रमवाच्य में बदलने का हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे वाच्य परिवर्तन। तो देखिए हम देख रहे थे वाच्य परिवर्तन। पहला आपका वाच्य है कि कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में किस प्रकार जो वाक्य हैं उनको परिवर्तित किया जाता है। तो देखो इसके लिए कुछ एक हमें जो विशेष बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है, उनका हमें ध्यान रखना होगा। तो देखो कर्ता के बाद से के द्वारा अथवा द्वारा जोड़ना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि कर्ता जो कारक है उसके तुरंत बाद से के द्वारा अथवा द्वारा जो कारक चिन्ह है उनको जोड़ना चाहिए। अगला है आपका क्रियापद। क्रियापद आप जानते होंगे, बात उठती है कि पद, जब हम पद परिचय पढ़ेंगे उस समय देखेंगे पद क्या होता है। तो देखिए प्रत्येक शब्द है जब वह स्वतंत्र होता है, ठीक है, तो वो पद नहीं बनता। पद कब बनता है? जब वह व्याकरणिक जो नियम है उनमें बन जाता है और किसी सार्थक वाक्य में जुड़ जाते हैं एक से अधिक शब्द, तब वह क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। तो देखिए क्रियापद में या क्या है बच्चों? या है एक प्रत्यय। या क्या है? एक प्रत्यय है। तो देखिए क्रियापद में या प्रत्यय जोड़कर जा धातु को क्रम के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जा धातु को लिंग तथा वचन के अनुसार क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगली तीसरी बात है इसमें कर्म के साथ लगी विभक्ति, कर्म के साथ लगी विभक्ति कारक चिन्ह हटा देना चाहिए। कर्म के साथ लगी जो विभक्ति है, कारक चिन्ह है, उसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जैसे हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कर्तृवाच्य के जो उदाहरण है वो किस प्रकार क्रमवाच्य में क्या होते हैं, बदले जाते हैं। किसमें बदले जाते हैं बच्चों? क्रमवाच्य में बदले जाते हैं। और जो क्रमवाच्य के उदाहरण है हम उनको क्या करेंगे, कर्तृवाच्य बदल करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला आपका उदाहरण है अमन पुस्तक पढ़ता है। अमन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। आप सबको पता है, आपने पढ़ा है कि जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन है वह परिवर्तित होता है, तो वह उदाहरण होता है किसका होता है? वह उदाहरण आपके कर्तृवाच्य का होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें किसी प्रकार की विभक्ति था कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्य है, वाक्य में प्रयुक्त जो प्रत्येक पद है वो पूर्ण रूप से क्या है, एक स्वतंत्र है। ठीक है, तो देखिए अमन के अनुसार जो क्रिया है वह परिवर्तित हो रही है, इसका लिंग है वह भी अमन के अनुसार था, कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, उसका लिंग है वह भी कर्ता के अनुसार, उसका पुरुष है वह भी कर्ता के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है। किसमें बदलना है? आपके क्रमवाच्य में बदलना है। तो देखिए अमन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए
ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पर बताया से द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अमन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। द्वारा जो विभक्ति है उसका प्रयोग करते ही जो आपका वाक्य है वह किसमें बदल गया, आपका वाक्य है वह क्रमवाच्य में बदल गया, ठीक है। दूसरा आपका उदाहरण है राम फूल तोड़ता है। राम क्या तोड़ता है, फूल तोड़ता है। राम करता है, फूल कर्म है और तोड़ना क्या है, इसमें क्रिया है, ठीक है। तो देखिए राम द्वारा फूल तोड़े जाते हैं, राम द्वारा क्या तोड़े जाते हैं, फूल तोड़े जाते हैं। अगला आपका है मैंने पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा। इसको क्या करना है, हमें क्रमवाच्य में बदलना है। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, मेरे द्वारा क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। तो आपने देखा कि कृत्रिवाची किस प्रकार क्रमवाच्य में बदल जाता है, उसी प्रकार आपका क्रमवाच्य में वह क्या होता है, कृत्रिवाच्य बदल जाता है। बात बस ध्यान रखने वाली यह है कि इसमें जो द्वार्थार्थ विभक्ति वगैरह है उनका क्या कर दिया जाता है, लोप कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपके जो कृत्रिवाच्य से क्रमवाच्य में वाक्य परिवर्तन है वह अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार जो कृत्रिवाच्य है वह भाववाच्य में, जो भाववाच्य है वह किसे परिवर्तित होता है, कृत्रिवाच्य परिवर्तित होता है। तो देखिए आगे, तो देखिए अगला था कृत्रिवाच्य से भाववाच्य में वाक्य परिवर्तन। इसके लिए कुछ एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनका हमें ध्यान रखना है कि भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। यह बात मैंने जब आपको विस्तार से जब वाच्य पढ़ाए थे, भाववाच्य पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो भाववाच्य है उसमें केवल मात्र आपकी जो अकर्मक क्रिया है वही प्रयोग की जाती है। तो देखिए भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह जोड़े जाते हैं। और देखिए इसमें विशेष जो बात है, जा धातु के क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार जोड़ा जाता है। तो आपने क्या समझी इसमें बात विद्यार्थियों कि भाई जो आपका कृत्रिवाच्य और जो भाववाच्य है इसमें वे ही वाक्य परिवर्तित होंगे। कृत्रिवाच्य भाववाच्य और भाववाच्य कृत्रिवाच्य में जिनके उदाहरण क्या होंगे, अकर्मक क्रिया के होंगे, उनके कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा जो विभक्ति है वो क्या होगी, जुड़ी होगी, ठीक है। और ज धातु के क्रिया के रूपों को क्रिया के काल के अनुसार क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यह हम देखेंगे उदाहरणों के माध्यम से। बहुत ही आपका यह जो कृत्रि और जो भाव परिवर्तन है महत्वपूर्ण है। तो देखिए कृत्रिवाच्य को किस प्रकार हम भाववाच्य में बदलने का कार्य करेंगे। पहला आपका वाक्य है मैं नहीं सोता, मैं नहीं सोता। आप देख रहे हैं कि इसमें जो वाक्य है वह कौन सी जो आपकी क्रिया है उसका है। तो देखिए मैं नहीं सोता अर्थात सोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। सोना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। नहीं नकारात्मकता का बोध करा रहा है। और मैं कौन है यहाँ पर, कर्ता है। मैं कौन है यहाँ पर, कर्ता है। तो देखिए इसमें कौन सी क्रिया का आया, अर्थात कर्म है नहीं। इस वाक्य में कर्म बिल्कुल भी नहीं है। और कर्म नहीं होने के कारण कर्म है वह कहीं लुप्त भी नहीं है, अर्थात कर्म का लोप भी नहीं हुआ है। तो यह क्रिया अर्थात क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे आके पड़ रहा है, मैं कर्ता पे, ठीक है। जहां पर क्रिया का सीधा सीधा प्रभाव कर्ता पे आके पड़ता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, आपकी अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है बच्चों, अकर्मक क्रिया होती है। तो सीधा सा आपको पता चल गया कि कृत्रिवाच्य का उदाहरण है और कौन सी क्रिया का है, यह अकर्मक क्रिया का है। इसलिए यह भाववाच्य में बदला जा सकता है। किसमें बदला जा सकता है, भाववाच्य में बदला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे अपने नियमों के अनुसार कि कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा जो कारक चिन्ह है वह जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, वह भाववाच्य बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मुझसे सोया नहीं जाता, मैं, ध्यान दीजिए, मैं क्या हो गया, मुझ। से क्या है, कारक चिन्ह है,
से क्या है आपका कारक चिन्ह है। सोया, यहां पर क्या हो रहा था, सोता, यहां पर क्या हो गया, सोया। ठीक है, नहीं जाता। ठीक है, कि करता है किस प्रकार, वह अपनी भावनाओं के माध्यम से अपनी जो व्यवस्था है उसको क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। ठीक है, कि मुझसे सोया नहीं जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजू तेज दौड़ता है। राजू है वो क्या करता है, तेज दौड़ता है। अब आपको पता है कि दौड़ेगा राजू तो किसके ऊपर जो दौड़ना क्रिया है उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे वह तेज दौड़े धीरे दौड़े, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ने वाला है, राजू अर्थात जो क्रिया है दौड़ता उसकी कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई क्रिया का प्रभाव अगर सीधा सीधा राजू पे पड़ेगा तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी, यह भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आसानी से भाववाच्य में यह भी बदला जा सकता है। क्या करना है हमें, से जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग करना है। ठीक है, जो आपकी क्रिया है उसको क्या करना है, पुल्लिंग में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, राजू से तेज दौड़ा जाता है, राजू से तेज दौड़ा जाता है। फिर देखिए अगला, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो इस प्रकार क्या करने हैं हमें, कर्तृवाच्य के उदाहरण है उनको भाववाच्य में परिवर्तित करना है। अब उसी प्रकार जैसे कि हमने कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदला, उसी प्रकार क्या होगा, भाववाच्य है वह कर्तृवाच्य में बदला जाएगा। मुझसे सोया नहीं जाता तो क्या करेंगे, मैं नहीं सोता। राजू से तेज दौड़ा जाता है, राजू तेज दौड़ता है। मुझसे बैठा नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता। तो इस प्रकार हमने जो कक्षा 10 के लिए जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु था, वाच्य 4 नंबर का था, उसको हमने देखा। मुझे आशा है कि आपके अच्छी तरह से जो वाच्य है वह समझ में भी आया होगा। अगर न आया हो तो ध्यान से एक बार वापस आप इसको देखिए, बिल्कुल आपकी जो वाच्य विषय है वह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आपके पास जो सहायक पाठ्य पुस्तकें वगैरह हैं आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। उनमें बहुत सारे इस प्रकार के उदाहरण हैं वह दिए हुए हैं। अगर आप उनका लगातार अभ्यास करेंगे तो आपकी जो वाच्य है उसमें किसी प्रकार की शंका या न समझने वाली बात बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, इसी के साथ वाच्य आपका समाप्त होता है और आप मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।